नमस्कार, मैं हूँ नीरज ठाकुर। आज हम चर्चा करना चाहेंगे एक हमारे क्षेत्र के एक करंट इशू पर। वो है टीसीपी, आम लोग और पर्यटन। हमारे एरिया में मार्च 2024 से टीसीपी कानून लागू कर दिया गया है। ये टीसीपी कानून है क्या, हमें ये समझने की बहुत आवश्यकता है। ये एक शहरीकरण का कानून है, शहरी कानून है, लेकिन हमारा क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, देहाती क्षेत्र है। फिर भी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों विभाग ने इसे हम पर थोप दिया? हमें इसे समझने की आवश्यकता है। टीसीपी है कंट्री एंड टाउन प्लानिंग। कैसे प्लानिंग एरिया, कैसे एक व्यवस्था के साथ शहरीकरण किया जाए। ये शहरों का कानून है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र की 20 फाटियों में जो रेवेन्यू विलेजेस हैं हमारे 20, तो उन 20 फाटियों में सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर दाएं और बाएं ये टीसीपी कानून लागू हो गया है। ऐसी जानकारी विभाग के नोटिफिकेशन से मिली है। तो ये 2000 मार्च 2024 है। लेकिन इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्यों थोप दिया गया ऐसा कानून? ये हमें समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोगों ने पर्यटन बहुत सारा ऐसा टूरिज़्म की बातें तो बहुत सारी की, लेकिन टूरिज़्म की जो व्यवस्था के लिए उसकी जो लोकल लोगों ने करनी चाहिए थी, उसे व्यवस्थित टूरिज़्म करने के लिए एक सामुदायिक टूरिज़्म हो, ग्रामीण टूरिज़्म हो, जिससे यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस पर्यटन इंडस्ट्री से मिले, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। इस क्षेत्र में हम इस विषय पर हम आगे भी बढ़ रहे थे। निश्चित रूप से हमने सब लोगों ने यहाँ क्षेत्र की 10-12 पंचायतों ने मिलकर एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। विज़न डॉक्यूमेंट की बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद, जिसमें 1 महीना दिन का समय दिया गया लोगों को, आपत्ति क्या है उसमें, लाभ क्या है, हानियाँ क्या हैं, वो सारी चीज़ों को संकलन करने का, लोगों के बीच में चर्चा हो, डिबेट हो कि हम ऐसा कर रहे हैं, कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस क्षेत्र में संसाधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हम तय करेंगे कि इस क्षेत्र में 3 मंजिला से ज़्यादा, 3.5 मंजिल से ज़्यादा भवन ना हो, 12 कमरों से ज़्यादा प्रॉपर्टी ना हो। ऐसी व्यवस्था उसमें की गई है। पानी के मूल सोर्स से ना लिया जाए, आम आदमी उसे टैप ना कर पाए। ये एक सामुदायिक संसाधन है। सड़क के आसपास जो कंस्ट्रक्शन हो वो 2 मीटर 3 मीटर दूरी से हो। कूड़ा कचरा उसका निस्तारण कैसे हो, इस सब चीज़ों की। हाँ, नशे का, टूरिज़्म के साथ नशा बहुत पाँव पसारता है, उसकी व्यवस्था, पूरी की पूरी सामुदायिक संसाधन कैसे बचे, हमारा बिजली, पानी, जल, जंगल, ज़मीन, ये कैसे इनकी उचित व्यवस्था की जाए। ऐसी 17-18 शर्तें तैयार की गई कि इन शर्तों को मानने के बाद, एफिडेविट पर मानने के बाद हम लोग पंचायत की एनओसी देते हैं। लेकिन उसके बाद भी टीसीपी जैसे कानून की ज़रूरत पड़ी विभाग को। ये इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग कहीं न कहीं इस व्यवस्था को सही ढंग से अपने ऊपर ले ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने संसाधनों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम अपनी ताकत को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आम लोग जब तक इन्वॉल्वमेंट ना होगा इसमें, कि जब तक एक समाज के नाते खड़ा नहीं होगा, समाज की जो ज़िम्मेवारियाँ हैं अपने ही ज़िम्मेवारी नहीं समझेगा, तब तक ऐसे कानून थोप दिए जाएंगे, लागू कर दिए जाएंगे। मैंने सुना है कि टीसीपी के अंदर एक व्यवस्था है, साडा, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। कुछ लोग तो उसका भी आह्वान कर रहे हैं। ऐसे आह्वान कर रहे हैं कि जैसे उड़ता तीर अपने ऊपर ले रहे हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है। पहले तो टीसीपी को ही हम समझ नहीं पाए, उसके लाभ हानियाँ नहीं समझ पाए, तो साडा तो एक बात की बात है, उन्हें बता दिया गया। मैंने सुना है कि साडा में जो पैसा बहुत सारा इकट्ठा होता है, तो उसे डीसी साहब 25 लाख तक बिना किसी की अनुमति के कहीं खर्च करने की क्षमता रखता है। वो तो ठीक है, लेकिन वो कैसे व्यवस्थित रूप से खर्च हो, इसकी भी कोई अच्छा मॉडल देखा नहीं गया है। हम देखते हैं कि लाहौल स्पीति वाले एरिया में, अटल टनल के उधर के सामने वाले एरिया में, उधर के पार वाले एरिया में
साडा भी लागू हुआ है और टीसीपी भी लागू हुआ है कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों की बहुत अच्छी फीडबैक नहीं है। उनका कहना है कि बिजली के बिल, पानी के बिल, सारे सीवरेज के बिल बहुत ज़्यादा होते हैं, कमर्शियल रेट्स पर होते हैं। तो ये घर बनाने के लिए भी नक्शे वगैरह पास करने पड़ते हैं। वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है वो, लेकिन वो नक्शे पास करने की और जो आर्किटेक्ट लोग हैं उनके बीच की इतनी बड़ी साठगांठ होती है कि आम लोगों का दम निकल जाता है उस प्रक्रिया को पूरे करने में। उसके जो दुरुपयोग होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त ऐसे सुनने में मिला है, या आशंकाएं हैं फ़िलहाल तो। लेकिन हमें इसको व्यवहारिक रूप से समझना चाहिए कि हमारी कमियों के कारण हम लोग जागरूक नहीं हैं, इस कारण ऐसे टीसीपी जैसे कानून थोप दिए जाते हैं। हम अपने संसाधनों को नहीं समझते हैं, हम अपनी क्षमताओं को नहीं समझते हैं, हम अपने सामुदायिक संसाधनों की संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना नहीं समझते हैं। हमने जंगल को महत्व को, पानी के महत्व को, नदियों के महत्व को नहीं समझा। हम जंगलों में आग लगा देते हैं। नदियों के आसपास, ये तीर्थन नदी के आसपास आप देख लीजिए, क्या कोई बाहर से कोई पर्यावरणविद आए, कोई बाहर से कोई अच्छा समझदार टूरिस्ट आए तो वो हमें यही बोलेगा कि तुम किस तरह के लोग हैं, तुम्हारे पास इतना ज़बरदस्त संसाधन है और तुमने उसी का दोहन कर ऐसे कर डाला कि किसी काम का नहीं रखा। तो ये हम अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके साथ जो टीसीपी कानून लागू हुआ, जो थोप दिया गया हम पर, तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ ही एक 30 मई 2016 की एक नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन में आम लोगों के लिए जो रूरल एरिया है उसके लिए एग्जम्पशन का प्रावधान है। अगर उन एग्जम्पशन के साथ ये टीसीपी लागू होता है तो काफ़ी हद तक मैं इसे एक पॉजिटिव कदम भी मानूंगा। लेकिन अगर वो एग्जम्पशन सिर्फ कोरी बातें हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं है। तो दूसरा, हमारा पंचायतों का जो विज़न डॉक्यूमेंट बना है, जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ कैसे कोरिलेट करेगा, पंचायतों की ताकतों को कैसे नहीं तो रूरल एरिया के जो भी अथॉरिटी है, पंचायतें, ग्राम सभाएं अपने आप में एक स्थानीय सरकार होती है, तो उन स्थानीय सरकारों की शक्तियां घटेगी। लेकिन वो कारण ये रहेगा कि हम लोग अपनी चीज़ों के लिए जागरूक नहीं हैं। नहीं, हम लोगों को पर भी, अपने पर भी ये गलतियां देनी पड़ेगी। हम लोगों का ही मजाक उड़ाएगा कि तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि यहाँ इस एरिया में 12 कमरे ही बने, ये बिल्डिंग्स 3 मंजिला 3.5 मंजिला ही बने, तुम कौन होते हो तय करने वाले। उसके लिए हमारे पास जवाब था, जो हम सब का लक्ष्य भी रहना चाहिए, वो हम सब का लक्ष्य होना भी चाहिए कि सबसे पहले टीसीपी, साडा, इन सब से पहले हम सब लोगों का, चाहे तीर्थन वाला एरिया हो, जिब्बी वाला एरिया, कोई भी एरिया हो, सेंज वाला एरिया हो, सब का लक्ष्य ये रहना चाहिए कि अथॉरिटी से हम ये तय करवा पाएँ कि हम अपने क्षेत्र की टूरिज़्म कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डेस्टिनेशन, इसके सर्वे करवा पाएँ। हम ये जान पाएँ कि हमारे क्षेत्र में पानी कितना है, कितने लोगों तक दिया जा सकता है, हमारे क्षेत्र की सड़कें कैसी हैं, हमारे क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता कितनी है, हमारे क्षेत्र में जंगलों की उपलब्धता कितनी है, हमारे क्षेत्र में दूसरे जो सामुदायिक रिसोर्सेज हैं उसकी उपलब्धता कितनी है। क्या ये रिसोर्सेज उन जो 100 लोगों के लिए रिसोर्सेज है वो 1000 लोगों को दिए जा सकते हैं क्या? टूरिज्म कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एरिया, यानी इस क्षेत्र में कितनी टूरिज्म को वहन करने की क्षमता है, पानी कितना है, बिजली कितनी है। पानी तो बढ़ने वाला नहीं है, देर सवेर वो कम ही होने वाला है। नाले सूखने वाले हैं, नदियाँ सूखने वाली, नदियों को हमने एनक्रोच कर दिया, नदियों पर हम अंदर ऐसे घुस गए कि नदियों का पता नहीं क्या कबाड़ा बना दिया हमने। साफ जल, पीने लायक जल इस तीर्थन में होता है, लेकिन अब सीवरेज के टैंक बन गए हैं। इतनी गंदगी और कचरा डाला जा रहा है। ब्यास नदी हिमाचल की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। हिमाचल की 7 प्रदूषित नदियां मानी जाती हैं, विभाग के मुताबिक कह रहा हूं मैं। उसमें से ब्यास भी एक नदी है। हम अपने संसाधनों को समझ ही नहीं पा रहे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जितनी हमारी कैपेसिटी है पानी की, बिजली की, सड़कों की, उसके मुताबिक यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए।
इसलिए हम कहते हैं कि इस क्षेत्र में 12 कमरे, 10 कमरे, 12 कमरे या तय कर सकते हैं। टूरिज्म कैरिंग कैपेसिटी के बाद जितने कमरे भी तय हो सके वो कर सकते हैं हम। उतने ही एक सीमित विकास को हमें बढ़ावा देना चाहिए। सीमित रूप में या व्यवस्थित रूप में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए। हम टूरिज्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आज ही के दिन मैं सुन रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा विवाद एक वहाँ पर हो रहा है कि जीबी वाटरफॉल में बहुत हुड़दंगियों ने बहुत दारू पी के बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाया। लेकिन ये कैसे हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है कि या तो हम लोग अपने संसाधनों के लिए, कल्चर के लिए भी जागरूक नहीं है। वो जो वाटरफॉल है, सबसे पहले वो हमारा देवता है, वो छोई है। जीबी में भी देवता है, यहाँ तीर्थन में भी देवता है। उसके बाद वो बाहर वाले लोगों के लिए वाटरफॉल है। हमने अपनी कल्चर को, उसके महत्व को ही नहीं समझा। सबसे पहले वो पूजनीय, आदरणीय, वहाँ के हमारे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं देवी देवताओं के, उनको फॉलो ही नहीं करवाया। देव समाज भी इसमें अपनी जागरूकता, अपनी भूमिका नहीं निभाता है। उनको भी कोऑर्डिनेट करके टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए, तय करना चाहिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में कहते हैं हम कि जैसा देश वैसा भेष। यहाँ आकर कोई नंगा घूमेगा, क्योंकि यहाँ का वेदर वॉलेटाइल है। अभी सर्दी है तो थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी, अभी बारिश है तो थोड़ी देर बाद धूप निकलेगी। तो इतना यहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो यहाँ के क्लाइमेट के मुताबिक यहाँ का पहनावा अच्छा लगता है। हम गोवा में जाकर पट्टू पहन के जाएंगे तो कल्पना कीजिए हम कैसे लगेंगे, हमें कैसा फील होगा। जैसा देश वैसा भेष। अपनी कल्चर को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा? इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि सब बुद्धिजीवी लोग, सब जानकार लोग, प्रशासन, शासन के लोग, हमारे नेता तो खैर उनसे बड़ी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो लोग इस विषय पर आगे आकर बोलें तो ऐसी तो अपेक्षा हमारी रहती है। इस मुद्दे को लीड करें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस चर्चा के साथ, सबके चिंतन के लिए कुछ मैंने बातें छोड़ी हैं। हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ें, चिंतन करके आगे बढ़ें। मैंने जो बातें कही है वही ठीक है, ऐसा भी नहीं है। हम सब लोगों को आपस में संवाद करना चाहिए। संवाद से ही आगे की रास्ता हम लोगों को तय करना चाहिए। इस डेस्टिनेशन का टूरिज़्म कैरिंग कैपेसिटी हमारा तय हो, तो इस विषय पर हम सब लोगों को एक मत होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इतना ही कहना मेरे लिए आज पर्याप्त रहेगा। नमस्कार।